लॉगरिथम का हमेशा कोई ना कोई बेस जरूर होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि लॉग 10 टू द बेस 10, लॉग 10 टू द बेस 10। तो हमने एक जो मतलब फॉर्मूला हमको जो याद है वो ये है कि लॉग 10 जो होता है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। जैसे देखो, हम ये बोल देते हैं लॉग 10 इज इक्वल टू 1। दूसरा आपको पता होगा कि लॉग 100 को क्या बोला जा सकता है? लॉग 100 को हम बोल सकते हैं लॉग 10 का स्क्वायर। तो जो स्क्वायर होता है ना, वो फ्रंट में आ जाता है। ये ऐसे हो जाता है 2 लॉग 10। अब लॉग 10 की वैल्यू तो 1 है, मुझे पता है, तो इसलिए 2 इंटू 1, तो ये वैल्यू हो गई 2। तो इस तरह से लॉग 10 की वैल्यू 1 है, तो लॉग 100 की वैल्यू 2, लॉग 1000 की वैल्यू 3, लॉग 10,000 की वैल्यू 4। मतलब जितने भी 1 के आगे जीरो होंगे, लॉग की वैल्यू वही होगी। जैसे लॉग 10 है, तो 1 के आगे कितने जीरो हैं? 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। लॉग 100 है, तो 1 के आगे कितने जीरो हैं? 2, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। इस तरीके से। अब ये होता कैसे है? ये ऐसे होता है जैसे लॉग 10 टू द बेस 10 ये है। तो इसको मैं ऐसे करूंगा कि लॉग 10 अपॉन लॉग 10, ऐसे करेंगे तो लॉग 10 से लॉग 10 कैंसिल आउट, और ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली स्पीकिंग ये जो बेस होता है, ये बेस लिखा नहीं जाता। जनरली स्पीकिंग ये बेस लिखा नहीं जाता। अब आप ये कहेंगे लेकिन होता है, हर किसी को होता है। तो जैसे ये है ना कि log 10 टू द बेस 10, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको हम कोई भी कॉमन बेस लेकर लिख सकते हैं। कैसे? जैसे log 10 टू द बेस 10 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 टू द बेस 7 अपॉन नीचे वाला जो बेस है ये भी log 10 टू द बेस 7। ठीक है, अब जब दोनों का बेस सेम है, जब दोनों का बेस सेम है, तो इसका मतलब ऊपर वाली टर्म में भी किस नंबर का लॉग लिया जा रहा है? 10 का। नीचे में भी किसका लॉग लिया जा रहा है? 10 का। तो लॉग 10 से लॉग 10 कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज बेस दोनों का सेम है। ऐसे ही अगर हमारे पास ये हो जाए log b टू द बेस 8, तो इसको हम लिखते हैं log b अपॉन log a। अब इसमें बेस कोई कॉमन होगा, कोई भी बेस। आप मान लीजिए c, या मान लीजिए यहाँ पर c, कुछ भी। तो इसी तरीके से जो ये थर्ड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है log x टू द बेस 7। मैं इधर समझा रहा हूँ उसको। एग्जाम्पल नंबर 44 का जो थर्ड पार्ट है, y इज इक्वल टू log ऑफ log x, log ऑफ log x टू द बेस 7। अब क्या करते हैं हम कि जब कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा होता ना, जैसे मान लीजिए log 5 लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना कि बेस 10 है उसका। तो हम क्या करते हैं कि जब तक हमसे पर्टिकुलरली बोला ना जाए, जो कि आपसे बोला ही नहीं जाएगा कभी, जब तक पर्टिकुलरली ना बोला जाए तब तक ना बेस अपनी मर्जी से कुछ नहीं लेता, मैं बेस को 10 ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बेस 7 दे रखा है, इसको कन्वर्ट मैं कर सकता हूँ। ये एक तरह से क्या हो गया कि log b टू द बेस 8, तो क्या हो जाएगा? log b अपॉन log a। ऐसे ही log x टू द बेस 7, ये हो जाएगा log ऑफ log x अपॉन log 7। अब मैं नीचे नहीं, बेस में कुछ नहीं लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पर भी बेस में, जैसे यहाँ पर मैंने सी लिखा था, मैं यहाँ पर भी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिख रहा हूँ। जब हम लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखते तो दैट मीन्स क्या है कि वो बेस 10 ही है। ठीक। अब और जो हमने फॉर्मूला भी याद करा है डिफरेंशियल का, y इज इक्वल टू log x, अगर ये है तो dy बाई dx हो जाएगा 1 अपॉन x। तो वो भी बेस 10 के लिए ही लिखा है हमने। तो जब लॉग के बेस में कुछ भी नहीं लिखा होता तो समझ जाइए कि बेस 10 है। अब ये मेरे पास y हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि आपको उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब क्या है? dy बाई dx। अब हमारे जो डिनोमिनेटर में log 7 है, ये तो कांस्टेंट हो गया, 1 upon log 7 written as it is।
और फिर log ऑफ log x, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे क्या हो जाएगा, पहले log का डिफरेंशियल, तो log के आगे क्या लिखा हुआ है log x, log का डिफरेंशियल क्या होता है, उसके आगे जो भी लिखा रहता है वो उसको डिनोमिनेटर में ले आता है। 1 by x ये हो गया 1 into upon log log x x into 1 by x. into 1 by x, बस ये है इसका फाइनल, समझिए। Yes sir. और बताइए। बाकी तो क्लियर ही है, हाँ, बाकी तो हो गए थे। बाकी हो गया पूरा कंप्लीट। यस सर, ये चैप्टर हो गया। चलिए तो फिर नेक्स्ट करें स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यस सर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या है, चैप्टर नंबर 6 पर आ जाइए। सर इसमें मेरे को एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज करनी है शायद। अच्छा, बाकी सारी कर रखी हैं। यस सर। बहुत बढ़िया। तो एक तो मिसलिनियस एक्सरसाइज करनी है और एक 6.5। 6.1 हो गई है आपकी, 2 हो गई है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आता है, टेंजेंट नॉर्मल। हाँ, टेंजेंट नॉर्मल आता है। ठीक है, तो और ये एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। और एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, शायद कुछ एक्सरसाइज डिलीट भी हुई है ना, चलो ठीक है, वो नहीं करी है। चलो कोई नहीं, वो देख लेंगे। बताओ कौन सा वाला है जो नहीं आता, देख लो, फिर भी उसमें कुछ पूछना हो तो चाहे बाद में पूछ लेना मेरे से। सर मुझे कहाँ से कराना है बता दो। तो जब मुझे ये दे दिया x बिलोंग्स टू 0,7, तो 7 इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है। तो अगर मैं y इज इक्वल टू 2x में x की जगह 7 रख दूंगा, तो 2 7 का 14, तो y की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो 14 विल बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू, 14 विल बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब वो 14 जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, वो आई है y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 2 into 7 यानी कि 14। तो ये तो आ गई मैक्सिमम वैल्यू, ये तो आ गई मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू कब आई, when x is equal to 7, तो मैं बोलूंगा x is equal to 7 is the point of local maxima। लोकल का मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यूज मैं खुद पुट कर रहा हूँ इसमें, और मेरे पास जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें एक ही वैल्यू आ रही है जिस पर ये मैक्सिमम है, क्योंकि मैं 0 से 7 के बीच की ही वैल्यू ले सकता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि 0 भी इंक्लूडेड है और 7 भी इंक्लूडेड है। तो जब मैंने 7 ले लिया तो x is equal to 7 is the point of local maxima हो गया, और y की वैल्यू हो गई 14। तो 14 will be my maximum value and x is equal to 7 is the point of local maxima। बताइए जी, इतना तो क्लियर है। यस सर। अब इसी तरीके से इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, इसमें सबसे छोटी वैल्यू y की ये हो सकती है। तो ये क्या है, मिनिमम वैल्यू, ये है मिनिमम वैल्यू। और जब x is equal to 0 है, ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो जिस वैल्यू पर x की, जिस वैल्यू पर हमारी वैल्यू मिनिमम आती है, उस x की उस वैल्यू को हम बोलते हैं मिनिमा। x की जिस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आती है, उस वैल्यू को मैं बोलता हूँ मैक्सिमा। तो ये तो मैक्सिमा और मिनिमा की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद में हमें कोई भी फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम है, जिस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जहां पर वो मिनिमम है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो वो निकालने के लिए जब अलग अलग तरीके के मुझे फंक्शंस दे रखे होंगे तो वो निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। देखिए, एक तरीका तो ये हो गया कि आपने डायरेक्ट वैल्यूज रखकर आंसर निकाल लिया, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरे पास फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू log x, तो क्या मैं लॉगरिथमिक टेबल लेकर आऊंगा,
जो लॉगरिथमिक टेबल अगर हम लेकर आएंगे तो हम उसमें से वैल्यू चेक करेंगे, तो वो बड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो लंबे जो प्रोसीजर है उसी को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो दो तरीके के टेस्ट होते हैं ये देखने के लिए कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम आएगी और कहाँ पर मिनिमम आएगी। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा इधर थोड़ा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, कहीं भी कोई चीज समझ में ना आए लिखी हुई तो बता देना। ओके सर। ये आप देखोगे तो पेज नंबर 221 पर थ्योरम नंबर 3 दे रखी है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या है कि if f dash x changes its sign, if f dash x changes its sign from positive to negative as x increases, as x increases through c, through c, then c is the point of local maxima. C is the point of local maxima. Second part, if f dash x changes its sign from negative to positive as x increases, अच्छा यहाँ पर लिख लीजिए through c, as x increases through c, then c is the point of local minima. Then c is the point of local minima. याद रखिएगा x हमेशा इंक्रीज होगा और c क्या है, और ये मैं आपको भी बताऊंगा किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं, ये भी बताऊंगा। थर्ड, if f dash x does not changes its sign as x increases through c, then c is the point of inflection. Then c is the point of inflection. ठीक, inflection का मतलब ये होता है कि एक इस एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, वो एक कांस्टेंट वैल्यू लेकर चल रहा है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब ये है कि ना तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वो फिक्स है। तो उसको हम बोल देते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब
इस तरीके से करा जाता है। कोई एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे पेज नंबर 222 पर एग्जांपल नंबर 29 है। बस ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, और ये है क्या अभी देखते हैं। एग्जांपल 29 में find all points of local maxima and local minima of the function f given by होता है फंक्शन ऑफ एक्स तो होता है एफ एक्स, लेकिन उसे जनरली स्पीकिंग हम एफ बोल देते हैं। तो एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 ये दे रखा है। अब मैं इसमें क्या करूंगा कि सबसे पहले मुझे एफ डैश एक्स निकालना होगा, और टू सब कुछ जो यहाँ पर समझ में आता है वो सब कुछ सही है, लेकिन ये सी क्या है ये नहीं पता हमको। ये सी होता है कोई भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम सी क्यों बोल रहे हैं, ए बी सी डी के भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये सी वो पॉइंट होता है, ये वो वैल्यू होती है जिससे अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो वैल्यू कुछ और आएगी, थोड़ा पीछे चलूं तो वैल्यू कुछ और आएगी, मतलब वैल्यू चेंज होगी जरूर, वो कांस्टेंट नहीं रह सकती। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो क्रिटिकल स्टैंड्स फॉर सी, तो ये सी इसलिए लिया गया है कांस्टेंट। अब देखो, जैसे मुझे ये एफ एक्स दे रखा है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, फंक्शन दे रखा हो, तो ये स्टेप्स याद रखना। सबसे पहले मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना होगा, तो हम ये कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3x का क्या हो जाएगा 3 विद माइनस साइन, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 हो गया पहला स्टेप। फिर पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखिए, तो मतलब क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 को इधर ले जाओ, 3 से 3 कट गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x की दो वैल्यू आ गई, एक तो -1 और एक +1। पहले ये बता दीजिए यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Therefore, there are two critical points. Therefore, there are two critical points. X is equal to -1 and x is equal to 1. ये करने के बाद पूछा जाए या ना पूछा जाए, नंबर लाइन जरूर बनाएंगे। नंबर लाइन बनाकर एक्सप्लेन करोगे। तो क्या करना है, मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, -1 और +1। नंबर जितने भी हैं दुनिया में वो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होकर प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं। तो नंबर लाइन बनाकर सबसे पहले माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी दिखाओगे आप। ये हो गया प्लस इंफिनिटी, ये हो गया माइनस इंफिनिटी। ठीक है, नंबर लाइन तो बन गई। उसके बाद आप ये दो नंबर दिखाओगे, तो बीच में कहीं जीरो है, आपने यहाँ पर दिखा दिया -1 और यहाँ पर दिखा दिया +1। ठीक है, तो ये जो -1 है और +1 है ये मेरे लिए सी है, सी मतलब क्रिटिकल पॉइंट है। अब एफ डैश एक्स में निकाल चुका हूँ, ये एफ एक्स था। Let us take it as equation number 1 और f dash x को आप ले लो equation number 2। अब मुझे क्या करना है, -1 से कोई थोड़ी सी पहले वाली वैल्यू ले लो। तो -1 से इधर लेफ्ट हैंड साइड की कोई वैल्यू ले लो, तो -1 से छोटी वैल्यू हम ये कहेंगे, चलिए -2 ले लेते हैं। तो मैं ये कहता हूँ f डैश -2 ले लिया मैंने। f डैश -2 का मतलब क्या हो गया कि आप इसमें f डैश x में जहां पर भी x है वहां -2 डाल दो, 3 × -2 का स्क्वायर और -3 -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा 12, 12 -3 आ गया प्लस का 9,
यानी कि ये वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, तो यहाँ लिखो पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ आप -1 से इधर इस तरफ ही तो वैल्यू ले रहे हो आप, -2, तो यहाँ पर आप प्लस लिख दो। अब क्या है कि मुझे वैल्यू देखनी ही -1 और +1 से जरा से छोटे पर और जरा से बड़े पर। क्यों? क्योंकि यही क्रिटिकल पॉइंट है। इसके अलावा जो हमारा ये फंक्शन है, बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्रिटिकल पॉइंट के अलावा ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस ही कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब अगर आपको वेरीफाई करने के लिए ये देखना भी है, तो मैंने वैल्यू ली है -1 के नजदीक वाली जो छोटी है, -2, -3, -4, -5, -6, माइनस इंफिनिटी तक कितनी भी वैल्यू ले लो आप, रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो चेक करके आप देख लेना। फिर मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ, -1 से बड़ी वैल्यू दूंगा लेकिन +1 से छोटी दूंगा, ताकि दोनों को सेटिस्फाई कर सके। इन दोनों के बीच की एक वैल्यू लेंगे। सबसे आसान है, -1 और 1 के बीच की वैल्यू 0 ले लीजिए, f'0। ये क्या हो जाएगा, 3 × 0 का स्क्वायर -3, तो दिस हैज बिकम 0। 0 -3 कितना हो गया, -3। इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। यहाँ देखो नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। उसके बाद 1 से बड़ी वैल्यू लो, एरिया 2, f'2 कितना हो गया, 3 × 2 का स्क्वायर -3, 3 4 12 -3, अगेन 9 which is a पॉजिटिव वैल्यू, तो ये प्लस हो गया। अब आ जाओ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर। जो इसके तीन जो पॉइंट्स हैं उनको हमें देखना है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो भी फंक्शन दे रखा है उसका आप डिफरेंशियल निकालो। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसलिए मैंने एक बार डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको 0 के बराबर रख दिया। 0 के बराबर रखने पर फैक्टराइजेशन करा हमने, ठीक, और फिर मेरे पास x की कोई दो वैल्यूज आ गई। हो सकता है अगर ये क्यूबिक इक्वेशन होती तो हो सकता है कि मेरे पास 3 वैल्यूज आ जाए, ठीक है, क्यूबिक से बड़ी आएगी, फिर दो वैल्यूज आ गई, -1 और +1, तो ये दोनों मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद में फिर मैंने नंबर लाइन बनाई। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो एक बार -1 से छोटी वैल्यू पर f'(x) निकाला, पॉजिटिव आ गया, लिख दिया पॉजिटिव। एक बार उसके दोनों के बीच की वैल्यू पर निकाला, तो ये नेगेटिव आ गया, लिख दिया नेगेटिव, यहाँ पर लिख दिया पॉजिटिव। अब वैल्यू जब पॉजिटिव से नेगेटिव जब वैल्यू चेंज होती है एज x इंक्रीजेस थ्रू c, जब x लगातार इस तरफ इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, ये x की वैल्यू है जो हम नंबर लाइन पर ले रहे हैं। देखो -1 और +1 ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यूज है। तो जो मैं नंबर लाइन पर ले रहा हूँ वो x की वैल्यूज है, और x की ही दो वैल्यूज आई हुई है जिनको मैं c बोल दूंगा, क्रिटिकल पॉइंट। तो -1 को क्रॉस करते हुए वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। -1 जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, -1 को क्रॉस करते हुए वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, देन c इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। c क्या है, -1। तो हम ये कहेंगे कि क्लियरली, ये आपको पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियरली x is equal to -1 is the point of local maxima। लोकल मैक्सिमा, फिर आप देखो, अब 1 इस 1 को क्रॉस करते हुए वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो x is equal to 1 is the point of लोकल मिनिमा। बताइए समझ में आया कि नहीं, सर आ गया। is the point of local minima। तो याद रखिएगा, जो गलती होती है बच्चों से, याद रखिएगा उल्टा होता है बस। ये कैसे, वैल्यू क्या हो रही है f'(x) की, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो आपको ये लगेगा पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब मैं ज्यादा वैल्यू से कम वैल्यू की तरफ जा रही हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो फिर कुछ कम हो रहा है, यानी कि मिनिमा है। याद रखना, कम नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन इसी को ये बोलेंगे कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। उल्टा, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि वैल्यू जब बढ़ रही है तो समझ जाना वो मैक्सिमा नहीं है, वो मिनिमा है। और कई केसेस में ऐसा होता है कि इधर भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इधर भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगे तो ये जो बीच वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये तीन ही केसेस होते हैं, इसके अलावा कोई चौथा केस नहीं होता। बताइए जी, क्लियर।
यस सर। अच्छा, इसके बाद आप देखो एग्जाम्पल नंबर 30। एग्जाम्पल नंबर 30 में छोड़ रहा हूँ, ये करना अपने आप, ठीक है। और फिर आता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है आपका। आपको दो काम करने हैं बस, एग्जाम्पल नंबर 30 करो और एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लो, बस ये करना है। ओके सर। हाँ, एग्जाम्पल 30 और एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये करिए। और इसके अलावा पूरा मैक्सिमम मिनिमम, ये हम फिफ्थ एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो पूरा मैक्सिमम मिनिमम उसमें से वो देख लीजिएगा, जो भी डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो हटा देना, और 6.5 से पहले तक का वो सारा एक बार रिवाइज कर देना, देख लेना। कहीं अगर कोई डाउट हो तो पहले वो डाउट डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कराएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डेरिवेटिव इजी है तो इसके क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम मिलेंगे, या फिर एक नंबर वाले क्वेश्चंस में मिलेगा। तो होमवर्क के तौर पर जो मैं दे रहा हूँ वो ये है, एग्जाम्पल 30 और 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ इतना करना है। और उसके अलावा पूरा रिवाइज करके जो डाउट्स हो वो कल सुबह मेरे से पूछिए, ठीक है सर। ठीक है। ओके चलिए, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके।